बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का है। ये पेपर का नाम है। इस पेपर का हमारा फर्स्ट यूनिट है न्यूक्लिक एसिड, मतलब आनुवंशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड या यूँ कहें कि आनुवंशिक पदार्थ की अगर बात की जाती है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि यार डीएनए क्या होता है, ये आरएनए क्या होता है। हमने सुना तो बहुत है, बट ना तो हमने देखा है, बस सुना ही है केवल। तो होता क्या है ये? तो अगर इसकी बात की जाती है तो आपको इसके बारे में पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, मतलब ये मिलके किससे बना होता है। तो चलो ये भी देख लेंगे। तो इसके बाद में एक और नया इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की, कि ऐसा कौन सा महान वैज्ञानिक था जो सबसे पहले डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें बता के गया है। तो यानी कि इसकी डिस्कवरी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इसकी डिस्कवरी किस में की गई और कब की गई। तो ये सारी बातें जो है वो हमारे मतलब नॉर्मली साइंस के स्टूडेंट्स के दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि साइंस के अंदर हमारा जो मेन पॉइंट है वो यही होता है, डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, किसने की, क्यों की। ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो एक और आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि अगर न्यूक्लिक एसिड की बात की जाती है तो न्यूक्लिक एसिड का इतना सा आपको याद ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा पदार्थ, वैसे तो आप सब लोग 11वीं 12वीं में पढ़ के आए हैं और हम आजकल अगर बात करें तो आजकल ये 6th क्लास से ही इन चीज़ों के बारे में हमें बता दिया होता है कि एक ऐसा पदार्थ, मतलब इतना छोटा पदार्थ है जो कि हमें खुली आंखों से तो बिल्कुल दिखता भी नहीं है, और एक ऐसा पदार्थ जो पता नहीं किस तरीके से सूचनाओं को हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर, या यूँ कहें कि हमारे माता पिता से हमारे अंदर ट्रांसफर करके आ जाता है। यानी कि पदार्थ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये है क्या, उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर बात की जाती है तो न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो किसने की है? एफ मिक्सचर। ये साइंटिस्ट का नाम है, आपको एज इट इज याद रखना है कि मिक्सचर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड या यूँ कहें कि जो आनुवंशिक पदार्थ है उसकी खोज की है। लेकिन इसने खोज करने के बाद में नाम क्या दिया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने नाम दिया था न्यूक्लिन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लिन नाम किसने दिया है, तो मिक्सचर साइंटिस्ट ने दिया है। डिस्कवरी किसने की है? मवाद कोशिकाओं के केंद्र के अंदर, मतलब मवाद कोशिका। आपने देखा होगा कि कभी कभार अगर हमारे कोई मच्छर वगैरह काट जाता है तो फुंसियाँ हो जाती है और उसके अंदर बिल्कुल येलो कलर का बिल्कुल थिक सब्सटेंस जो है वो निकलता है, इसे क्या बोलते हैं? पस, और पस या मवाद। तो उसके अंदर इसकी डिस्कवरी की है न्यूक्लिन। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड और इसका नाम क्या दिया है? न्यूक्लिन। मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, हम सही पढ़ रहे हैं। मतलब बाद में एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम है यहाँ पे अल्टमान, और अल्टमान ने इस न्यूक्लिक एसिड मतलब जो न्यूक्लिन है इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिक एसिड रखा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया है। क्लियर बात यहाँ पे? तो ये तो हुई इसकी डिस्कवरी की बात। अब ये न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं, तो मैं आपको इतना सा बता दूँ कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? ये बहुलक होते हैं। ये बात यहाँ पे। अब न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया है? तो स्टूडेंट्स साइंस है, साइंस के अंदर तो पॉइंट्स के अंदर पॉइंट, फिर उसके अंदर पॉइंट, फिर उसके अंदर पॉइंट, यही तो साइंस है। क्योंकि जब हम साइंस की डेफिनेशन बात करते हैं तो साइंस की डेफिनेशन क्या होती है?
मतलब एक नए पदार्थ की डिस्कवरी होती है इसके अंदर, जो हम पहले कभी सुनते ही नहीं। बिल्कुल सही बात। कि अभी तो न्यूक्लिक एसिड बात कर रहे थे, न्यूक्लियोटाइड आ गया। और बहुलक तो आपको पता ही होगा कि जब एक ही चीज़ एक से ज़्यादा बार मिलेगी तो उसे क्या बोलेंगे, बहुलक। क्लियर बात यहाँ पे। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होंगे, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह। ये लो, एक नया पॉइंट आ गया। अच्छा, फॉस्फेट समूह मतलब फॉस्फोरस से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट समूह है इसका तो नाम है यहाँ पे PO4-3, या यूँ कहें कि इसकी पूरी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाती है तो आप इसको लिख सकते हो H3PO4। तो ये तो फॉस्फेट समूह हो गया। और ये न्यूक्लियोसाइड कहाँ से आ गया, तो देखते हैं क्या होता है। आप टेंशन मत करो, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट जो है वो हमेशा फ्रैंक माइंड लेकर के ही पढ़ सकता है। अगर उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो ये तो ऑब्वियसली मतलब एक सामान्य बात है। साइंस के स्टूडेंट्स के अंदर दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, बट हमारा दिमाग एक जगह भी फिक्स या फोकस होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। तो अगर न्यूक्लियोसाइड की बात की जाती है तो न्यूक्लियोसाइड एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है। कैसे, देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड जो है नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा से मिलकर बना होता है। मतलब कि न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा से। अभी नाइट्रोजन क्षारक क्या हो गए, तो नाइट्रोजन क्षारक की अगर बात की जाती है तो नाइट्रोजन का नाम तो आपने सुना होगा N, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आता है वही। लेकिन नाइट्रोजन क्षारक भी यहाँ पे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार के हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक यहाँ पे दो प्रकार के हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। मतलब पॉइंट के अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट जाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जब तब इसको पढ़ पाएंगे। तो शर्करा क्या होती है, शर्करा भी अभी दो प्रकार की है। कौन कौन सी शर्करा है वो देखिए। एक है यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो एक है यहाँ पे ऑक्सी राइबोज शर्करा। अच्छा, ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि राइबोज अगर आ गया तो जब आप राइबोज की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, राइबोज एक ऐसी शर्करा है जिसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 कार्बन वाली शर्करा को हम क्या बोलते हैं, राइबोज शर्करा बोलते हैं। क्लियर बात यहाँ पे। दूसरी बात ये डीऑक्सी और ऑक्सी क्या है, तो आप केवल इतना सा यहाँ पे नाम याद रखेंगे। ऑक्सी का मतलब होगा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और डी का मतलब होता है अलग होना, यानी कि ऑक्सीजन अलग है। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, प्यूरीन और पिरिमिडीन की अगर बात की जाती है तो प्यूरीन और पिरिमिडीन में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्यूरीन के अंदर दो प्रकार के जो है वो नाइट्रोजन क्षारक हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। प्यूरीन के अंदर दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पहला होता है इसके अंदर एडिनिन, और दूसरा होता है इसके अंदर गुआनिन, ANG। इसी तरीके से पिरिमिडीन के अंदर हमें कितने देखने को मिलते हैं, 3, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिन। साइटोसिन,
थाइमीन एंड यूरेसिल। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि न्यूक्लिक एसिड, एक बार मैं वापस बता देता हूँ, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की है? मिस्चर ने मवाद कोशिका के अंदर, और क्या नाम दिया? न्यूक्लिक नाम दिया। बाद में अल्टमान ने न्यूक्लिक को क्या बोला है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। या यूं कहिए कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। बहुलक को आप ऐसे समझ लीजिए, न्यूक्लियोटाइड को मैं यहाँ पे एन से लिख रहे हैं, तो बहुत सारे एन आपस में क्या करेंगे? यहाँ पे चेन का निर्माण करते हैं। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं? बहुलक। इसके बाद में न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह से। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और फॉस्फेट समूह क्या होता है? तो फॉस्फेट समूह की संरचना यहाँ पे H3PO4। इसके बाद न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन भी दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन तीन प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। क्लियर बात? इसके बाद शर्करा की अगर बात की जाती है तो शर्करा भी दो प्रकार की होती है, डीऑक्सी और ऑक्सी शर्करा। डीऑक्सी राइबोज 5 कार्बन की शर्करा है, ऑक्सी राइबोज भी 5 कार्बन की शर्करा होती है। तो ये सामान्य संरचना किसकी है? न्यूक्लिक एसिड की। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या आ गया? इन नाइट्रोजन क्षारक की और शर्करा की स्टडी करना। अगर हम इनकी स्टडी कर लेंगे और एक फॉस्फेट समूह की अगर हम स्टडी कर लेंगे तो हम कंप्लीट रूप से न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करने के लिए एलिजिबल है। तो आप एक बार इसको नोट करिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा और फॉस्फेट समूह की संरचना। ठीक है, आप एक बार बनाइए इसको। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक की स्ट्रक्चर के बारे में। तो नाइट्रोजन क्षारक की संरचनाओं की अगर बात की जाती है तो नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन। पिरिमिडिन की अगर बात की जाती है तो पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारक के अंदर एक वलय पाई जाती है। उस वलय का नाम है यहाँ पे पाइरिमिडिन वलय। पाइरिमिडिन वलय की अगर बात की जाती है तो पाइरिमिडिन वलय के अंदर 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन उपस्थित होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाइरिमिडिन वलय के अंदर कितने? 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन। इसका मतलब ये एक 6 तत्वों वाली एक वलय युक्त संरचना होती है। ये आपको याद रखना है। अब वो संरचना क्या होती है उसी के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा प्यूरिन। प्यूरिन की अगर बात की जाती है तो प्यूरिन के अंदर 2 वलय पाई जाती हैं, पाइरिमिडिन वलय और इमिडोजोल वलय। पाइरिमिडिन वलय की अगर बात की जाती है तो इसके अंदर कोई 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन और एक अतिरिक्त वलय भी पाई जाती है, इसका नाम है यहाँ पे इमिडोजोल। इसके अंदर 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन उपस्थित होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कितने? 3 कार्बन उपस्थित होते हैं। तो हम एक बार बात करते हैं पिरिमिडिन वलय के बारे में। तो पिरिमिडिन की अगर बात की जाती है तो पिरिमिडिन में आपको ध्यान रखना है कि पहला जो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक है उसका नाम है साइटोसिन। साइटोसिन की संरचना की अगर बात की जाती है तो साइटोसिन की संरचना में हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सामान्य जो बेसिक संरचना है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेसिक संरचना है वो बेसिक संरचना तो बिल्कुल एज इट इज है। ये देख लीजिए आप कि तीनों के अंदर ये बेसिक संरचना तो क्या है? समान है। इसका मतलब बाहर की तरफ जो जुड़े हुए समूह हैं उन्हीं के अंदर डिफरेंस है और इन्हीं समूहों के आधार पर इनका नाम क्या है? अलग अलग रखा जाता है। तो ये जो वलय है इस वलय को क्या बोला जाता है? पाइरिमिडिन वलय बोला जाता है, जिस पर 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन उपस्थित होते हैं। तो एक बार काउंट कर लें तो देखो इसमें 1 और 2 नाइट्रोजन उपस्थित है, 4 कार्बन भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 और 1 4 नाइट्रोजन इसके अंदर, सॉरी 4 कार्बन इसमें क्या है? उपस्थित है। तो इस तरीके से इसके अंदर 2 नाइट्रोजन हो गए और कितने? 4 कार्बन उपस्थित है। तो एक वलय हो गई जिसका नाम है यहाँ पे पाइरिमिडिन वलय। दूसरी बात, तो अगर साइटोसिन की बात की जाती है तो अगर आप पाइरिमिडिन वलय याद रख लेते हैं, ध्यान रखना इसमें, अगर आप केवल पाइरिमिडिन वलय याद रख लेते हैं तो केवल आपको क्या याद रखना है कि 2 नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन और 4 नंबर पर आपको क्या जोड़ना है? NH2 समूह जोड़ना है बस। और अगर आप इतना सा कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? साइटोसिन। तो मैं आपसे केवल यही बोलूँगा कि पहले एक बार आप वलय जो है उसको याद रख लें, क्योंकि वलय जो है वो सभी के अंदर क्या है? बिल्कुल कॉमन है, आप देख सकते हैं।
तो अगर वलय आपको याद रहेगी तो बाकी मैंने क्या कहा कि साइटोसिन को आप कैसे याद रखेंगे कि 2 नंबर पर आपको क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन, और 4 पे आपको क्या ऐड करना है, NH2। तो देख लीजिए आपका साइटोसिन रेडी है। दूसरी बात यूरेसिल की अगर बात की जाती है तो वापस वलय तो समान है, आपको क्या ऐड करना है, 4 नंबर पर ऑक्सीजन और 2 नंबर पर ऑक्सीजन। दैट मीन्स केवल अगर हम 2 ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यूरेसिल। बिल्कुल सही। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि आप यूरेसिल को किसके नाम से भी याद रख सकते हैं, 420। दिस इज द ट्रिक, यूरेसिल को याद रखने का। कैसे? 420 तो नॉर्मली हम याद कर ही लेते हैं क्योंकि जो धोखाधड़ी का काम करता है उसके अंदर हम बार बार बोल दे रहे हैं 420 420। तो 420 अगर आपको याद है तो इसका मतलब है कि 4 और 2 पे क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन, और यूरेसिल रेडी हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थायमिन। वापस वजह तो समान है, तो आपको करना क्या है, तो आपको इतना सा करना है कि अगर आपको यूरेसिल याद है तो अगर मैं देखिए इस मैथिल समूह को हटा देता हूँ, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर मैं इस मैथिल को हटा देता हूँ तो बिल्कुल यूरेसिल के जैसा दिख रहा नहीं है, दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं 5 नंबर के कार्बन पर क्या ऐड कर देता हूँ, CH3 समूह, और बाकी की संरचना अगर मैं यूरेसिल की जैसी रखता हूँ तो मुझे थायमिन मिल जाता है। बिल्कुल सही बात, आपको क्या मिल जाता है, थायमिन। इसलिए इसको किसके नाम से भी जाना जाता है, 5-मिथाइल यूरेसिल। किसके नाम से भी जाना जाता है इसको, 5-मिथाइल यूरेसिल के नाम से। यहाँ तक सब क्लियर हुआ। तो ये तो है हमारा पिरिमिडिन। अब बात करते हैं इसमें से प्यूरिन की। तो प्यूरिन की अगर बात की जाती है तो प्यूरिन के अंदर पहला हमारे पास आता है एडेनिन। एडेनिन की अगर बात करें तो वापस पिरिमिडिन बोला तो आपको प्यूरिन से याद हो जाएगी, इमिडोजोल वाला वो याद करनी है आपको। वो क्या है कि इसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होते हैं। तो देखो 2 नाइट्रोजन तो ये है और 3 कार्बन कहाँ पे है, तो नाइट्रोजन ये कार्बन से ही अटैच है यहाँ पे, यहीं पे। मत ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सिंगल मतलब 2 कार्बन तो ये हो गए और एक तीसरा कार्बन ये वाला। तो इस तरीके से इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन। क्लियर बात यहाँ पे। और दूसरी बात एडिनिन को अगर आपको याद रखना है तो एडिनिन के अंदर आपको NH2 समूह एक्स्ट्रा ऐड करना है जो कि बिल्कुल साइटोसिन के जैसा है। और ग्वानिन अगर आपको याद रखना है तो ग्वानिन के अंदर आपको क्या याद रखना, ध्यान रखना, NH2 समूह और फिर ऑक्सीजन समूह। बाकी की संरचना बिल्कुल समान। या यूं कहें कि एडेनिन और ग्वानिन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आपको एडेनिन याद है, ध्यान रखना स्टूडेंट, मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको एडेनिन याद है तो जहाँ पे एडेनिन में ऑक्सीजन ऐड है आपको क्या करना है, ग्वानिन के अंदर NH2 ऐड करना है। और एडेनिन में जहाँ पे NH2 ऐड है वहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन। समान स्ट्रक्चर है हमारे। तो ये था हमारा नाइट्रोजन क्षारक, जो कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पिरिमिडिन और प्यूरिन। इसमें से आपको पता होगा कि यूरेसिल जो होता है वो किसके अंदर मिलता है, RNA के अंदर, जबकि थायमिन किसके अंदर मिलता है, DNA के अंदर। क्लियर बात यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इसके बाद में शर्करा का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे शुगर के बारे में। शर्करा की अगर बात की जाती है तो शर्करा यहाँ पे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शर्करा की अगर बात की जाती है तो राइबोज शर्करा किसमें पाई जाती है, RNA के अंदर, जबकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा मिलती है यहाँ पे DNA के अंदर। दूसरी बात अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो इसकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसकी जो नंबरिंग की अगर बात करेंगे तो नंबरिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। इसकी मैं दूसरे कलर पेन से इसको, रेड कलर से इसको डिनोट करता हूँ यहाँ पे। पहले 1 and 2 3 4 and 5, इसके अंदर भी 1 2 3 then 4 and 5। इसका मतलब है कितनी कार्बन की शर्करा है, 5 कार्बन की शर्करा। दूसरी बात कि जो राइबोज शर्करा होती है उस राइबोज शर्करा में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इन तीनों के ऊपर क्या उपस्थित होता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना 1 2 and 3, इसके ऊपर क्या उपस्थित होता है, OH जो समूह है वो क्या रहता है यहाँ पे उपस्थित। लेकिन अगर हम डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल 1 and 3 पर क्या होता है, OH जो समूह है
वो उपस्थित है। क्लियर बात? इसका मतलब कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा में 2 नंबर का जो कार्बन होता है उस पर ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन क्या होती है यहाँ पे, अनुपस्थित। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखने को मिलेगी। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के हुए हैं यहाँ पे, 2 प्रकार के, आरएनए और डीएनए। इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉस्फेट समूह की। तो फॉस्फेट समूह की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जो कि आपको मैंने बताया था, H3PO4, 1 2 3 हाइड्रोजन उपस्थित है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 है, 4, सिंगल फॉस्फेट समूह। तो ये संरचना किसकी है यहाँ पे, फॉस्फेट समूह की। क्लियर बात यहाँ पे? तो इस तरीके की जो संरचनाएं होती हैं वो न्यूक्लिक एसिड में उपस्थित होती हैं। अब ये हमारी सारी की सारी संरचनाएं उपस्थित हो गई। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। तो मैं आपको बस लास्ट जो डायग्राम होगा इसके अंदर अब वो होगा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की संरचना के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड की संरचना के लिए मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में भी बताया था कि न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो है एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना। ये यहाँ से लेकर यहाँ से ये कंप्लीट क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर बात? यहाँ पे हम इसको सबसे साधारण तरीके से पहले लेते हैं इसको। आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बन गई तो कैसे याद होगी, बिल्कुल आसानी से याद होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये है हमारी शर्करा। तो पहली बात तो आपको शर्करा को पहचानना आना चाहिए कि ये शर्करा कौन सी है, क्योंकि शर्करा 2 प्रकार की बताई थी मैंने, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो अगर ये राइबोज है दैट मीन्स ये आरएनए के लिए है, और अगर ये डीऑक्सी है तो मतलब ये डीएनए के लिए है। तो कैसे पहचानेंगे, तो मैंने बताया था कि जब 2 नंबर के कार्बन पर हम देखते हैं तो दोनों शर्करा में 2 नंबर के कार्बन पर असमानता होगी। मतलब कि अगर डीएनए होगा तो 2 नंबर पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और अगर आरएनए होगा तो हमें 2 नंबर पर भी ऑक्सीजन मिलेगी। तो हम देखते हैं एक बार नंबरिंग। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, 3 and 4 and this one is 5th। 5 कार्बन होगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 नंबर पर क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ओह, इसका मतलब किसके लिए है, डीएनए, डीएनए के लिए है। तो यानी कि अगर हम इसको लिखें तो किसके लिए लिखेंगे इसको, कि दिस वन इज फॉर डीएनए। क्लियर बात यहाँ पे? अब कैसे, तो ये हम सबसे पहले तो क्या बना लेंगे, शर्करा बनाएंगे। शर्करा अगर बनाएंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि 5 नंबर का जो कार्बन होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 5 नंबर का जो कार्बन होगा उस 5 नंबर से कौन अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप। कौन जुड़ेगा इससे, फॉस्फेट ग्रुप 5 नंबर से। तो चलो देखते हैं हम एक बार। तो जैसे हमने देखा कि 5 नंबर की बात आई, बिल्कुल सही है, 5 नंबर पर कौन आ गया, फॉस्फेट आ गया। और फॉस्फेट कैसे आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या था, CH2OH, और यहाँ पे क्या था, H। अच्छा, ये है, और ये इस तरीके से ये भग गए, और ये भग गए तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर बात? यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ से H2O रिमूव हो चुका है। तो फॉस्फेट तो अटैच हो गया। अब फॉस्फेट की संरचना तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, चलो इधर देखते हैं एक बार कि इसके 1 नंबर के कार्बन से, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसके 1 नंबर के कार्बन से, तो यहाँ पे भी आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या था, OH था ना, यहाँ पे क्या था, OH, और यहाँ पे क्या था, H,
अच्छा, ये दोनों भी गए, इसके रूप में गए नहीं, H2O के रूप में, और ये क्या अटैच हो गया इधर, दिस इज द नाइट्रोजन बेस। और इस नाइट्रोजन बेस का नाम क्या है, तो आपको मैंने बताया था कि नाइट्रोजन बेस को आप कैसे याद रखेंगे। तो नाइट्रोजन बेस को आपको याद रखना है, तो ये कौन सा नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन। कौन सा नाइट्रोजन बेस है ये, एडेनिन। क्लियर बात यहाँ पे, तो दिस एडेनिन यहाँ पे अटैच हो चुका है। तो 5 नंबर कार्बन से तो कौन ऐड होगा, फॉस्फेट समूह, और 1 नंबर से कौन ऐड होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन बेस। और इस तरीके से क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो इस तरीके से हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडेनिन जुड़ा है, यहाँ पे एडेनिन प्लस किससे जुड़ा है, एडेनिन यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर से, मतलब डीऑक्सी शर्करा से। इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन, और ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा ये, न्यूक्लियोसाइड। अब डीऑक्सी एडिनोसिन, ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि डीऑक्सी एडिनोसिन से कौन अटैच होगा, फॉस्फेट समूह। और अब क्या बन जाएगा यहां से, डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। क्लियर बात है यहाँ पे। और कितने फॉस्फेट समूह, केवल एक फॉस्फेट समूह है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, DAMP। तो इस तरीके से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। ये तो आणविक संरचना है, एक ही आणविक संरचना आपको याद रखनी है, चाहे आप कोई से भी याद रख सकते हैं, बाकी फिर आपको एज इट इज ड्रॉ करना होगा। तो अगर हम इसको आउटलाइन डायग्राम में अगर बनाते हैं, तो आउटलाइन डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे, तो आप देख लीजिए एक बार कि आउटलाइन डायग्राम अगर आप इसका बनाते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसको एक बार रफ कर देता हूँ। तो आप आउटलाइन डायग्राम अगर इसका बनाते हैं, तो आउटलाइन डायग्राम कैसे बनेगा, बीच में आप यहाँ पे शुगर बना लेंगे आसानी से, ये शुगर बन गई, या आप शुगर की जगह एस भी लिख देंगे तो भी चलेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, नाइट्रोजन बेस, और इसके इधर वाले कार्बन से क्या ऐड करना है, फॉस्फेट समूह। यानी कि अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, PS और इधर N, आगे भी इधर चेन अटैच होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये इनका आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन है, और ये अभी हमने बनाया था, ये इसका आणविक रूपांतरण है, आणविक प्रदर्शन है। तो आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे वापस एक छोटा सा पॉइंट रह गया, फॉस्फेट समूह। इधर कौन अटैच होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पे जो बंध का निर्माण होता है, तो इन बंध का भी क्या होता है, अलग से नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध, या इसी का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बंध। और इस बंध का नाम है यहाँ पे एस्टर बंध। स्टूडेंट्स ये बंध जो है बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे, आप जब पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर। तो अभी केवल आप इतना सा ध्यान रखें, फॉस्फेट किस बंध की सहायता से शुगर से जुड़ता है, एस्टर बंध की सहायता से। नाइट्रोजन बेस शुगर से किस बंध की सहायता से जुड़ते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बंध की सहायता से। तो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे तो नया एक न्यूक्लिक एसिड बनता है, मतलब डीएनए और आरएनए बनेंगे।
तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी स्टडी करेंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट इसमें रह जाते हैं तो आप सबसे मैं आपको अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ कि आप इस वीडियो को वापस एक बार स्टार्ट से देखें, और इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार आपकी 11th-12th की जो भी बुक है जिसमें आपने DNA RNA पढ़ा है उसके अंदर एक बार हल्का सा आप उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर इस वीडियो को आप एक बार देखिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आप अभी सेकंड ईयर के अंदर हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने 3 साल अच्छे तरीके से बायोलॉजी पढ़ी है, तो उस लेवल पे ये वीडियो बनाया गया है। हो सकता है कि ये थोड़ा स्पीड में हो, तो एक बार आप उनको पढ़ेंगे देन इस वीडियो को एक बार अगर वापस देखेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और इन वीडियो को आप अपने और दोस्तों के साथ और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं साइंस के उनके साथ अभी से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।